बच्चों नमस्कार। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों हमने अपने पिछली क्लास में समास के बारे में पढ़ा। समास में हमने आपको बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हमने आपको समस्त पद बताया, हमने आपको समास विग्रह बताया तथा समास के कुछ प्रकारों की जैसे अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास की चर्चा की। चलिए आज जो अगला स्वरूप है समास का, जो तीसरा स्वरूप है वो आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि विभक्तियों का ज्ञान आपको आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम आपको तत्पुरुष समास की तरफ लेके चलते हैं और एक ट्रिक से एक आसान सी भाषा में तत्पुरुष समास का अवलोकन करते हैं। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। देखिएगा, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है हम कह सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद, परिभाषा अगर लिखनी है आपको तो लिख सकते हैं जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो। क्या कहेंगे बच्चों कि जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है वह क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हमेशा तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वह गौण होता है तथा उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। ध्यान में रखिएगा, इसमें हमेशा जो उत्तर पद होगा, जो उत्तर पद या अंतिम पद, जो उत्तर पद होगा या अंतिम पद होगा, हमेशा इसकी प्रधानता बताई जाएगी, हमेशा इसकी प्रधानता बताई जाती है तथा प्रथम पद जो होता है हमारा, जो प्रथम पद होता है यह गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है या मुख्य कह सकते हैं, या अर्थात ये छिपा होता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हमेशा प्रथम पद गौण रहेगा और हमेशा उत्तर पद की प्रधानता बताई जाएगी। जैसे देखा जाए आपका होगा राजकुमार। क्या होगा? राजकुमार। तो व्यवहारिक है, अगर आप तोड़िए तो जो इसका समास विग्रह होगा ये हो जाएगा आपका क्या? राजा का कुमार। किसका कुमार है? राजा का कुमार है। तो यहाँ कुमार की प्रधानता बताई जाती है, ये इसलिए यहाँ राजा को क्या रखा जाता है? गौण रखा जाता है। इसलिए कैसा कुमार है? राजकुमार है। तो ये सामासिक पद हुआ, इसका क्या हुआ? विग्रह हुआ। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, नगर पालिका। दूसरा क्या है? नगर पालिका। अब नगर पालिका का जो स्वरूप होगा वो हो जाएगा नगर की पालिका। क्या हो जाएगा? नगर की पालिका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो पालिका जो स्वरूप है ये यहाँ पर क्या है आपका? इसकी प्रधानता है। यहाँ नगर का जो स्वरूप है इसे क्या रखा गया है? गौण रखा गया है। यानी सामासिक पद में इसे क्या किया गया है? छिपाया गया है। तो इस तरह से ये आपका प्रथम पद हुआ, ये आपका उत्तर पद हुआ। तो उत्तर पद की प्रधानता है और इसके प्रथम पद को क्या रखा गया है? गौण रखा गया। चलिए अब देखिए, हमने आपको तत्पुरुष समास का जो स्वरूप
बताया था, जो उसका विभाजन बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि अवयव की दृष्टि से जो तत्पुरुष समास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला तत्पुरुष होता है उसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। उसे हम कौन सा तत्पुरुष कहेंगे? व्यधिकरण तत्पुरुष। चलिए परिभाषा देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष की। हम कह सकते हैं कि ऐसा समास या ऐसा तत्पुरुष जिसका पहला पद या जिसका जब समास विग्रह किया जाता है तो उसका पहला पद होता है वह कर्ता कारक का नहीं होता है। किसका? कर्ता कारक का। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तत्पुरुष का पहला पद कर्ता कारक का ना हो तो वह क्या कहलाएगा? आपका व्यधिकरण तत्पुरुष। इसका नाम है, इसे केवल तत्पुरुष भी कहा जाता है। कभी कभी इसके एक नाम और रखा जाता है, व्यधिकरण को ही केवल तत्पुरुष भी कहा जाता है। और जो इसमें व्यधिकरण में जो इसका पहला पद होता है वो कर्ता कारक का नहीं होता है। किसका नहीं होता? कर्ता कारक का नहीं होता है। अब जानने वाली बात यह है कि क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि व्यधिकरण समास के अंतर्गत जिन 6 कारकों का अध्ययन किया जाता है उसमें कर्ता कारक का और संबोधन का कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए इसे केवल तत्पुरुष भी कहा जाता है। अब अगला जो इसका स्वरूप है, अगर इसका विभाजन किया जाए व्यधिकरण तत्पुरुष का तो विभक्तियों के आधार पर, किसके आधार पर? विभक्ति के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर अगर पूछा जाए विभक्तियों के आधार पर जो व्यधिकरण तत्पुरुष होगा वह कितने प्रकार का होता है, तो विभक्तियों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्यधिकरण तत्पुरुष क्या होता है तो व्यधिकरण तत्पुरुष में आप बताइएगा कि इसका जो पहला पद होता है वह कर्ता कारक का नहीं होता है, इसे केवल तत्पुरुष भी कहा जाता है। और विभक्ति के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष को कितने स्वरूप में? 6 स्वरूप में डिवाइड किया गया। कितने में? 6। तो जो सबसे पहला, अब ध्यान में रखिएगा, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसके अंतर्गत केवल 6 कारकों का अध्ययन किया जाएगा, कर्ता कारक को और संबोधन को छोड़ दिया जाएगा, शेष सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत। तो चलिए हम चर्चा करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष की। और सबसे पहला जो व्यधिकरण तत्पुरुष होगा वो हमारा होगा कर्म व्यधिकरण तत्पुरुष। चलिए हमारा अगला जो स्वरूप है व्यधिकरण का वो है कर्म। चाहे आप व्यधिकरण तत्पुरुष कहिए और चाहे कहिए कर्म तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसे केवल तत्पुरुष भी कहा जाता है। अब देखिए कर्म तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे, तो वहां हमने आपको विभक्तियों की पहचान करवाई है कि कर्ता ने और कर्म को बताया था। क्या बताया था? कर्ता ने बताया था और कर्म को बताया था। तो यहाँ कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। इसी विभक्त से हम किसकी पहचान कर लेते हैं? परिभाषा की। तो हम कह सकते हैं जब सामासिक पद का विग्रह किया जाए और उसके बीच कौन सा चिन्ह दिखाई पड़े? को चिन्ह दिखाई पड़े। कौन सा चिन्ह दिखाई पड़े? को चिन्ह। सामासिक पद का या समस्त पद का विग्रह करने पर यदि को चिन्ह दिखाई पड़ता है तो जान लीजिए वहां कौन सा? कर्म तत्पुरुष होता है। क्या?
कर्म तत्पुरुष। अब देखिए जो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो आपसे पूछा जाए अगर, तो सबसे पहला होगा लोकगमन। क्या होगा? लोकगमन होगा। और दूसरा एग्जाम्पल होगा वो होगा गगन चुंबी होगा। तीसरा जो एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा मुंह तोड़। क्या होगा? मुंह तोड़ होगा। अब देखिए लोकगमन है, आप इसे व्यवहारिक तोड़िए। व्यवहारिक इसे तोड़िए तो हम क्या कहेंगे? लोक को गमन। लोक, लोक का मतलब संसार, गमन का मतलब जाना होता है। तो लोक को क्या हुआ? गमन कर गया। लोक को गमन, लोक को गमन, ये इसका क्या है? समास विग्रह है। और जब हमने समास विग्रह किया तो किस विभक्ति का बोध हुआ? को का। तो यानी लोक गमन जो है वो किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का है कि नहीं है? किसका? तत्पुरुष का। और कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। जो अगला जो स्वरूप है गगन चुंबी, तो हम क्या कहेंगे? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब देखिए गगन को चूमने वाला, गगन मतलब क्या है? आकाश। तो गगन को चूमने वाला यानी जब इसका हमने विग्रह किया तो कौन सी विभक्ति मिल गई? को विभक्ति मिल गई। इसलिए ये भी क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष हुआ। अगला मुंह तोड़, तो क्या बताएंगे? मुंह को तोड़ने वाला। मुंह को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा? मुंह तोड़ हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? अगला जेब कतरा। क्या होगा? जेब कतरा। तो जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। अब देखिए, देखिए का हमने बताया था कि इसमें कर्म कैसे हो रहा है। तो ये जान लीजिएगा कि जब लोक को क्या हो गया? गमन, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार हुआ। और गगन को चूमने वाला, भाई जो गगन को चूमेगा उसके ऊपर प्रभाव है कि नहीं है? वो भी क्या है? उसका कर्म है। और मुंह को तोड़ने वाला, अगर मुंह तोड़ने वाला है तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। और जेब को कतरने वाला, उसका भी क्या है? प्रभाव है। इसलिए इनके बीच क्या? को विभक्ति मिली। तो अगर को विभक्ति समास विग्रह करने पे मिलती है तो कौन सा तत्पुरुष होता है? कौन सा तत्पुरुष होगा आपका? कर्म तत्पुरुष समास होगा। यह सबसे पहला। देखा जाए तो जो दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष होगा, दूसरे की तरफ हम चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। अगला जो स्वरूप होगा अगला होगा करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष समास। जो दूसरा जो स्वरूप होगा उसे करण तत्पुरुष, या कभी कभी नाम दे देता है तृतीया तत्पुरुष। जैसे कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं, ऐसे करण तत्पुरुष को हम तृतीया तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तृतीया तत्पुरुष। अब जिस नाम से पूछे, क्योंकि कर्ता प्रथम पे था, कर्म दूसरे नंबर पे था और करण तीसरे नंबर पर, इसीलिए हम कर्म को द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं और करण को हम तृतीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो देखिए जो करण का चिन्ह था उसकी विभक्ति या परसर्ग क्या था? बताइए क्या था? यानी से था। क्या था? से था और के द्वारा था। क्या था? से था और के द्वारा। अब देखिए इसकी जो परिभाषा आपकी होगी, इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो आप बताएंगे क्या? कि जिस समास का विग्रह करने पर उनके बीच क्या से और के द्वारा चिन्ह दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? करण
तत्पुरुष कहते हैं। कौन सा विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है या कौन सा परसर्ग दिखाई देता है? से के द्वारा। अगर से के द्वारा दिखाई पड़ता है तो वह आपका क्या होगा? करण या तृतीया तत्पुरुष होगा। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा, वो होगा आपका कष्ट साध्य। क्या होगा? कष्ट साध्य होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो आपका हस्तलिखित होगा। क्या होगा? हस्तलिखित। देखिए कष्ट साध्य यानी कष्ट से सधा हुआ, यानी क्या हो जाएगा? ये कष्ट से साध्य हो जाएगा। कष्ट साध्य हो गया। हस्तलिखित यानी ये हाथ के द्वारा क्या है? लिखित है, हाथ के द्वारा लिखित। ये आपका हो जाएगा हाथ के द्वारा लिखित होगा, या आप हाथ से लिखित भी कह सकते हैं, लेकिन साधन दिया है तो आप लिख सकते हैं हाथ के द्वारा लिखित कह सकते हैं। ऐसे अगला जो तीसरा होगा वो होगा गुण युक्त हो जाएगा। अब देखिए यहां भी से मिल रहा, यहां के द्वारा मिल गया। अब अगला गुण युक्त, ये आपका क्या होगा? गुण से युक्त हो जाएगा। क्या होगा? गुण से युक्त हो जाएगा। और जो चौथा एग्जाम्पल है आप लिख दीजिएगा ज्ञान युक्त। क्या होगा? ज्ञान युक्त, यानी ये क्या है? ज्ञान से युक्त है। क्या है? ज्ञान से युक्त है, यानी से यहां भी मिल गया और से यहां। लेकिन ध्यान में रखिएगा अपादान का स्वरूप भी से होता है और करण का भी से के द्वारा होता है। लेकिन जब हम अपादान पढ़ेंगे तो वहां दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में क्या पाया जाएगा? अलगाव पाया जाएगा। यहाँ अलगाव पाया जा रहा है, यहाँ अलगाव नहीं पाया जाता। इसलिए यहाँ पर क्या? ये आपका करण या तृतीया तत्पुरुष होगा। क्या होगा? करण या तृतीया तत्पुरुष होगा, जिसका सामासिक विग्रह करने पर से के द्वारा चिन्ह दिखाई पड़ता है। वह क्या होगा? करण या तृतीया तत्पुरुष। चलिए अगला जो स्वरूप हमारा था करण के बाद, वो था आपका संप्रदान तत्पुरुष। क्या था? संप्रदान तत्पुरुष। चलिए हम चर्चा करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। अगला स्वरूप है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। देखिए संप्रदान तत्पुरुष का जो परसर्ग है उसको हमने बताया था के लिए। क्या होता है? के लिए विभक्ति होती है संप्रदान तत्पुरुष की। आप परिभाषा निकाल लीजिएगा यहीं से कि जब सामासिक पद का विग्रह किया जाता है तो उनके बीच कौन सा परसर्ग मिल जाता है? के लिए मिल जाता है। के लिए यदि किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाए और उनके बीच के लिए चिन्ह दिखाई पड़े तो वह आपका कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष, या इसे हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? चाहे संप्रदान तत्पुरुष कहे, चाहे इसे हम चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सामासिक विग्रह करने पर वो क्या होता है? इनके बीच के लिए चिन्ह दिखाई पड़ता है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल होगा देशभक्ति। क्या है? देशभक्ति। अब देशभक्ति ये किसके लिए भक्ति है? देश के लिए भक्ति है। किसके लिए? देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति है। के लिए मिल गया, ऐसे आपका
दूसरा हो जाएगा यज्ञशाला, यज्ञशाला। तीसरा जो स्वरूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रयोगशाला। चौथा जो होगा रसोई घर। क्या होगा? रसोई घर। अब देखिए प्रयोगशाला है और यज्ञशाला है, यानी अगर हम यज्ञशाला की बात करें तो यज्ञ के लिए कोई स्थान, जो स्थान बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यज्ञशाला। यानी यज्ञ के लिए शाला। क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला होगा। यहां भी कौन सा चिन्ह दिखाई पड़ा? के लिए दिखाई पड़ा। तो के लिए दिखाई पड़ा है, यज्ञशाला में कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष या तत्पुरुष। देशभक्ति में संप्रदान। ऐसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए क्या होगा? शाला होगा। प्रयोग के लिए शाला। के लिए यहां भी मिल गया। ऐसे रसोई घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। रसोई का घर नहीं होता, हमेशा रसोई के लिए क्या होता है? घर होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, और क्या? रसोई घर, रसोई के लिए क्या? घर। तो इस तरह से अगर देखा जाए इसका स्वरूप, ये आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि जब किसी समस्त पद का विग्रह किया जाए या जब किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाए और उनके बीच कौन सा चिन्ह दिखाई पड़े? कौन सा चिन्ह दिखाई पड़े? के लिए चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो उस कंडीशन में वहां कौन सा? संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चलिए हम चर्चा करते हैं अगले स्वरूप की। संप्रदान के बाद जो अगला होगा वो होगा आपका अपादान, सॉरी अपादान। चलिए ठीक, अपादान होगा आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? पंचमी तत्पुरुष हो। अब देखिए अपादान तत्पुरुष ये आपका पंचमी तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह परसर्ग बताइएगा क्या होता है? इसका परसर्ग होता है से। अभी आपको मिला रहा होगा करण में भी, लेकिन उस से और इस से में क्या अंतर है? यहां से का मतलब होता है अलगाव। क्या होगा? अलगाव। यानी जब किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाए, जब किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाए और उनके बीच क्या अलगाव की स्थिति मिल जाए, दोनों अलग हो रहे हैं, अगर अलगाव की स्थिति मिल जाती है तो वहां पर कौन सा? अपादान और क्या? पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे देखा जाए तो धर्म विमुख, वैसे सबसे पहला जो स्वरूप हो वो क्या हो? धर्म विमुख। जैसे दूसरा स्वरूप जो मिले वो आपका पाप मुक्त। तीसरा एग्जाम्पल जो होगा एक और ले लेते हैं, यानी देश निकाला, देश निकाला। और जो इसका चौथा स्वरूप होगा वो हो जाएगा ऋण मुक्त, ऋण मुक्त हो गया। अब देखिए यानी वो धर्म विमुख है। क्या है? धर्म विमुख है, यानी उसने धर्म से क्या किया है? मुख मोड़ लिया है। तो जब धर्म से मुख मोड़ लिया तो धर्म से अलग हो गया कि नहीं हो गया? अलग हुआ। तो यानी इसका जो विग्रह समास विग्रह होगा वो क्या होगा? धर्म से विमुख। क्या होगा? धर्म से विमुख। इसलिए अलग हो रहा, इसलिए कौन सा? अपादान। धर्म विमुख में कौन सा तत्पुरुष होगा? अपादान तत्पुरुष। अब पाप मुक्त में, यानी वो पाप से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो पाप से जब मुक्त हो गया
तो भी अलगाव हुआ। यानी इससे यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ कैसी स्थिति पाई जाती है, अलगाव की स्थिति पाई जाती है। तो हमेशा अलगाव की स्थिति में कौन सा अपादान तत्पुरुष होगा। ऐसे देश निकाला तो देश से निकाला, क्या होगा, देश से निकाला। अब वो देश से क्या हो गया, निकाल दिया गया, तो देश से निकाल दिया गया तो देश से क्या हो गया, अलग हो गया। इसीलिए देश निकाला में कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। ऐसे ऋण मुक्त, यानी वो क्या हो गया, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। यानी क्या, कर्ज मुक्त हो गया। तो जब मुक्त हो गया यानी अलग हो गया, तो अलगाव की स्थिति में कौन सा तत्पुरुष होता है, कौन सा, अपादान या पंचमी तत्पुरुष होता है। चलिए अगला जो स्वरूप हमारा है, यानी हम षष्ठी तत्पुरुष की, किसकी चर्चा करें, षष्ठी तत्पुरुष की। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। कोई पूछे देशभक्ति में कौन सा समास होगा, तो कौन सा बताएंगे, कौन सा समास बताएंगे, आपका संप्रदान होगा। प्रयोगशाला में कौन सा, रसोई घर में, यज्ञशाला में। तो इस तरह से गौशाला में कौन सा समास होगा, गौशाला में। पूछा जाए कि हथकड़ी में कौन सी समास हो, देखिए हथकड़ी और हथघड़ी में अंतर होता है। यानी जो हथकड़ी होता है वो हाथ के लिए होता है, हाथ के लिए कड़ी होता है। तो हाथ के लिए जो कड़ी होगा वो संप्रदान में रखा जाएगा। लेकिन जो हथघड़ी, क्योंकि इस घड़ी का जो संबंध होगा वो क्या होगा, हाथ से होगा, इसलिए यहाँ इसका स्वरूप संबंध से दिखाया जाएगा। तो हथघड़ी में संबंध का स्वरूप मिलता है और हथकड़ी में किसका स्वरूप मिलता है, संप्रदान का। चलिए अगला स्वरूप, जैसे आपने क्या कह दिया, देश निकाला में कौन सा समास होता, ऐसे ऋण मुक्त में कौन सा समास होगा, ऐसे पाप मुक्त में, ऐसे क्या होगा, रोग मुक्त में। तो अर्थात ये क्या है, तो इस तरह से ये जो स्वरूप होगा ये आपका किसका हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष का। चलिए अगला स्वरूप होगा वो हमारा होगा संबंध तत्पुरुष। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई बातें अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए अगला जो स्वरूप होगा अगला स्वरूप है आपका संबंध तत्पुरुष। कौन सा, संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष ये आपका क्या है, षष्ठी। इसे हम षष्ठी तत्पुरुष कह सकते हैं। इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, का होगा, की होगा और क्या होगा, के होगा। यानी जब सामासिक पद का विग्रह किया जाता है, जब किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाए और उसके बीच कौन सा परसर्ग मिल जाए, का मिल जाए, की मिल जाए, के मिल जाए, तो उस कंडीशन में वहां संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष। अब देखिए संप्रदान में हमने बताया था कि हमेशा कर्ता स्वतंत्र होता है, किसी के लिए कोई कार्य कर सकता है, लेकिन संबंध में जो कर्ता होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए देखा जाए तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है क्या, वीर कन्या। क्या है, वीर कन्या है। तो किसकी कन्या है, वीर कन्या यानी वीर की कन्या है। कोई वीर है, ये उसकी क्या है, कन्या है, वीर की कन्या। यानी इस कन्या का संबंध इस वीर से है कि नहीं है, है। तो दूसरा एग्जाम्पल राजपुत्र। क्या है, राजपुत्र। तो किसका पुत्र है, राजा का पुत्र। ऐसे जो अगला स्वरूप हो जाएगा यानी तीसरा जो स्वरूप होगा वो आपका
हथघड़ी, हथघड़ी हो जाए तो क्या होगा? हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी हो जाए। ठीक, यानी वीर कन्या में वीर की क्या है? कन्या है। ऐसे राजपुत्र में राजा का क्या है? पुत्र है। ऐसे हथघड़ी में हाथ की क्या है? घड़ी है। यानी सेना नायक, अगला जो स्वरूप होगा हमने लिख दिया सेना नायक, तो सेना का क्या है? नायक है। सेना का नायक हो गया। क्या हो गया? सेना का नायक हो गया। अगला आत्महत्या, ये एक सामासिक पद है। आत्महत्या अभी आपने सुना ही होगा। ठीक, सुशांत जो थे उन्होंने क्या की? आत्महत्या। यानी आत्म का मतलब स्वयं की हत्या कर देना, वो क्या कहलाता है? आत्महत्या। यानी आत्म, आत्म यानी स्वयं की क्या थी? हत्या थी। यानी ये क्या है? की मिलता है, का मिलता है, की मिलता है, का मिलता है। यानी ये क्या है? ये हत्या का संबंध ये स्वयं से हो गया। ये नायक का संबंध यानी सेना से हुआ। घड़ी का संबंध, हाथ और घड़ी का संबंध, सेना और नायक का संबंध, और आत्म और हत्या का संबंध, राजा और पुत्र का संबंध, और वीर और उस कन्या का संबंध है। तो एक दूसरे से यहाँ क्या दिखाया जाता है? संबंध दिखाया जा रहा है। तो एक दूसरे से संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। और कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका किसका स्वरूप था? संबंध यानी षष्ठी तत्पुरुष का। अब चलिए जो अगला स्वरूप होगा, जो अगला स्वरूप होगा और जो लास्ट परसर्ग का जो समास होगा या जो तत्पुरुष होगा वो होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। अगला स्वरूप हमारा अधिकरण तत्पुरुष। विभक्ति कौन सी रहेगी? सप्तमी। आपका होगा अधिकरण तत्पुरुष, विभक्ति होगी सप्तमी तत्पुरुष। अब देखिए इसका हमने चिन्ह आपको बताया, में, पर, ऊपर। यानी जब किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाए तो उसके बीच कौन सा परसर्ग लगा होना चाहिए? में लगा होना चाहिए, पर लगा होना चाहिए और ऊपर लगा होना चाहिए। अगर में लगा है, पर लगा है और ऊपर लगा है तो वह कौन सा तत्पुरुष भी होगा? और कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, नरसिंह ले लिया। क्या? नरसिंह। अब देखिए ये तो हम कह सकते हैं नरों में सिंह, लेकिन यहां एक विशेषता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। और विशेषता जब हो जाएगा तो विशेषण में चला जाएगा। इसलिए या विशेषण में चला जाएगा तो कर्मधारय में चला जाएगा। इसलिए इसको हम यहां पर नहीं लिखते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कवि श्रेष्ठ। क्या लिख दें? कवि श्रेष्ठ लिख दें। अब देखिए कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में वो क्या है? श्रेष्ठ। कवियों में वो क्या है? श्रेष्ठ। यानी में चिन्ह मिल गया। ऐसे आपका हो जाएगा नीति निपुण हो जाएगा। नीति निपुण यानी नीति में वो क्या है? निपुण है। नीति में निपुण है। में यहां भी मिल गया। तीसरा जो स्वरूप होगा वो होगा आपका अपबीती।
देखिए आप बीती जो है वो आप पर बीती है। कहाँ बीती है? आप पर बीती है। तो आप पर जब बीती है तो क्या हो गई? आप बीती, यानी पर मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हर फन मौला आता है, हर फन मौला। अब देखिए, यानी आप बीती है क्या होगी? आप पर बीती होगी, यानी पर मिल गया। हर फन मौला, ध्यान में रखिएगा, हर फन, फन का मतलब होता है कला। फन का मतलब क्या होगा? कला होगा, यानी हर कला में क्या है? प्रवीण है। क्या है? हर फन मौला, यानी हर फन में वो क्या है? प्रवीण है, हर कला में प्रवीण है। यानी मैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अगर मैं मिल रहा है, मैं मिल रहा है, पर मिल रहा है, तो आपका क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं या तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6। लेकिन अगर पूछे अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो अवयव के दृष्टि से तत्पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार से, जिसमें पहले की चर्चा हमने की है। सबसे पहला जो था वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास था। कौन सा था बच्चे? व्यधिकरण तत्पुरुष समास था। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास की चर्चा हमने बताई। और व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसमें अगर सामासिक पद का विग्रह किया जाता है तो जो पहला पद होता है वह कर्ता कारक का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका भी रीजन हमने बताया आपको। क्यों नहीं होता है? जो इसका स्वरूप है इसमें, क्योंकि इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका था कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जो अगला स्वरूप हमारा होगा, जो अगला स्वरूप होगा वो हमारा होगा समानाधिकरण। कौन सा? समानाधिकरण। तो समानाधिकरण की चर्चा हम कर लेते हैं। अगला होगा, जो दूसरा स्वरूप होगा वो होगा समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिएगा, जब किसी सामासिक पद का, या हम कह सकते हैं ऐसा समास जिसके सभी पद या सभी पदों में, ऐसा समास जिसके समस्त पदों में या सभी पदों में समान कारक, समान कारक यानी कर्ता पाया जाए, कर्ता पाया जाए। आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जब समस्त पद का विग्रह किया जाए और उसके सभी पदों में यानी समान कारक या कर्ता पाया जाए, तो समान कारक या कर्ता पाया जाए तो ऐसे समास को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष को ही क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास भी कहा जाता है। कहीं कहीं मिलता है कि समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास नाम दिया गया है। कर्मधारय, इसी को कर्मधारय नाम दे दिया गया है। जबकि हम चर्चा करेंगे समानाधिकरण में कि समास की कर्मधारय की। तो सबसे पहला कारक है, जो सबसे पहला समास जो समानाधिकरण का होगा वो आपका होगा कौन सा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि समानाधिकरण को एक तरीके से हमने बताया आपको कि कर्मधारय समास भी कहा जाता है।
अब देखिए, जब कर्मधारय की बात हम करते ही हैं, कर्मधारय की अगर हम बात करें तो कर्मधारय का मतलब आप जानेंगे विशेषता। क्या जानेंगे? विशेषता। और उसी विशेषता के आधार पर कर्मधारय समास की परिभाषा भी बताई जाती है। चलिए परिभाषा बताते, बिल्कुल साधारण परिभाषा, यानी जिस समास का पूर्व पद विशेषण या विशेष्य तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। समझ लीजिएगा, जिस समास का पूर्व पद या जिस सामासिक पद का पूर्व पद विशेषण या विशेष तथा उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। हमने आपको विशेषण भी बताया है, हमने आपको विशेष्य भी बताया है। विशेषण वही होता है क्या? जो विशेषता बतलाता है। जो विशेषता बतलाए वो क्या है? विशेषण। अच्छा, बुरा, काला, नीला, पीला, रोगी, बीमार, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ये सब क्या है? मीठा, तीखा, कसैला, ये सब क्या है? विशेषता है। और वही क्या है? विशेषण है। यही क्या है? विशेषण। और जो विशेष होता है, जो विशेष होता है, हमने आपको बताया है पिछली क्लास में कि विशेष या तो संज्ञा होता है और या तो सर्वनाम होता है। यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। किसकी विशेषता? जिसकी विशेषता या तो संज्ञा की होगी या तो सर्वनाम की होगी। तो विशेष एक तरीके से सर्वनाम भी हो सकते हैं और संज्ञा भी हो सकते हैं। ध्यान में रखिए, रखने वाली बात, अगर पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा होगा। विशेष यानी क्या होगा? संज्ञा होगा। लेकिन अगर पहला पद विशेष है तो दूसरा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि या तो आप चाकू को उठा के तरबूज पे पटक दीजिए या तरबूज को उठा करके आप चाकू पे पटक दीजिए, कटेगा कौन? कटेगा कौन? तरबूज ही कटेगा। यानी विशेषता हमेशा विशेष की ही बताई जाएगी, चाहे विशेषण पहले हो जाए, विशेष बाद में हो जाए, तब भी विशेष की विशेषता बतलाई जाएगी, या तो पहले विशेष हो जाए और बाद में विशेषण हो जाए, तब भी विशेषता विशेष की ही बताई जाएगी, यानी संज्ञा की ही बतलाई जाएगी। तो कंडीशन वही हुआ, कटना किसे है? तरबूज को है, या तरबूज चाकू पे पटक दिया जाए या चाकू तरबूज पे पटक दिया जाए। सेम वही कंडीशन है। अब देखिए, इसके भी कई स्वरूप होते हैं, कर्मधारय के भी कई स्वरूप होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देते हैं, उसकी चर्चा करते हैं साथ में। पहला एग्जाम्पल हमने लिया नील कमल। कौन सा एग्जाम्पल लिया? नील कमल। यानी अब हम क्या बताएंगे? नील यानी नीला है, कमल, कमल की विशेषता यह है कि वो क्या है? नीला है। कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। अब देखिए, जो नीला है वह विशेषण है और जो कमल है वो विशेष यानी संज्ञा है। अब इसका जब विग्रह करते हैं तो हम लिखते हैं नीला है कमल। ये क्या है? नीला है कमल। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया? ये उपमेय है और ये क्या है? उपमान है। कभी इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, यहां हमको उपमेय उपमान का स्वरूप नहीं लेके चलना है। आप केवल इतना पहचान लीजिए विशेषण और विशेष, क्योंकि जब हम आगे उपमेय उपमान का स्वरूप ले चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले सामान्य तो पहचान लीजिए कि क्या है ये। तो नील कमल यानी कमल की विशेषता बताई गई, वो नीला है, तो जब विशेषता बताई गई तो कर्मधारय हो गया। दूसरा
जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था, नरसिंह। नरसिंह यानी नरों में किसके समान है? सिंह के समान। नरों में किसके समान है? सिंह के समान। तो हम कह सकते हैं नरों में सिंह नहीं है, नरों में सिंह के समान है। नरों में सिंह के समान है। अगला तीसरा, चलिए, महापुरुष। क्या है? महापुरुष। अब पुरुष कैसा है? महान है। महान पुरुष यानी पुरुष की विशेषता है क्या? ये विशेषता है। और ये सिंह के समान है। अब देखिएगा, जिसके समान होता है वह उपमान होता है यहाँ। और किसके समान? नरों में। किसमें? नरों में। तो जिसके समान होगा वही उपमान होगा। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा कर्मधारक है, तो उपमान कर्मधारय बता सकते हैं। कौन सा? उपमान कर्मधारय। और यहाँ पुरुष क्या है? महान है। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाया जाएगा। यहाँ भी आपका विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाया जाएगा। तो पुरुष की विशेषता है वो क्या है? महान है। ऐसे अगला जो स्वरूप होगा वो हो जाएगा आपका लौह पुरुष। यानी जो पुरुष है वो किसके समान है? पुरुष, या हम कह सकते हैं लोहे के समान ताकतवर या लोहे के समान कठोर। लोहे के समान कठोर कौन है? पुरुष है। अगला जैसे लिख सकते हैं घनश्याम। घनश्याम। अब घनश्याम, घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब क्या? कृष्ण। जैसे बादल सांवला है वैसे क्या है? कृष्ण सांवले हैं। तो कृष्ण किसके समान है? बादल के समान है, सांवले हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? घनश्याम भी कहा जाता है। तो घनश्याम एक विशेषता हो गई कि नहीं? इसलिए तो हम क्या कह सकते हैं? घन के समान। घन के समान श्याम। ऐसे एक एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे कभी कभी, कुपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुपुत्र, कु जब उपसर्ग लगा होता है तो ये क्या है? कु का मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। और पुत्र की ये क्या है? विशेषता। इसलिए जो इसका विग्रह होता है वह लिखा जाता है कुत्सित पुत्र। ऐसे एक एग्जाम्पल है वज्र कठोर। तो किसके समान कठोर है? वज्र के समान कठोर है। वज्र के समान कठोर। यह भी क्या है? विशेषता है। तो अगर विशेषता की बात की जाएगी तो आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यह समानाधिकरण का पहला स्वरूप है और समानाधिकरण को ही क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपके कर्मधारय समास से संबंधित क्या थे? उदाहरण थे। ठीक, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करते चलेंगे, जितने एग्जाम्पल आप पहचानेंगे, ठीक, परीक्षा में उतना ही आसान स्वरूप होगा। तो चलिए, समानाधिकरण में कल हमने चर्चा की थी कर्मधारय समास की। और जो दूसरा स्वरूप होगा वो आपका क्या होगा? द्विगु। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा था, कभी कभी पूछा जाता है कि कुछ संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनमें भी कर्मधारय समास होता है। देखिएगा, नोट में आप लिख लीजिएगा। जब दोनों पद संख्यावाची हों, नोट में कर्मधारय में ही लिख लीजिएगा। जब दोनों पद संख्यावाची हो, लेकिन कंडीशन है इस तरह से होने चाहिए। यानी जैसे हमने लिखा है 31,
क्या लिखा 31, तो 31 में इसका विग्रह इस तरह से होना चाहिए 1 और क्या 30, 1 और 30 होना चाहिए। ऐसे आपका जो होगा मान लेते हैं दूसरा जो स्वरूप होगा वो हो जाए आपका 51, तो इसे 1 और 50 में तोड़ेंगे, 1 और किसमें 50 में तोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर इस तरह से कंडीशन है 31 की और 51 की, दोनों पद अगर संख्यावाची हैं तो उस कंडीशन में भी कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। तो ये आपका रहा कर्मधारय समास। अगले की चर्चा हम करेंगे, जो होगा वो आपका होगा द्विगु समास। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं द्विगु समास की। अगला जो स्वरूप होगा अगला द्विगु समास। अगला स्वरूप है द्विगु समास। देखिए पहचान हमने आपको बताया है, पहचान जो इसकी होगी पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद क्या संख्यावाची, या हम कह सकते हैं जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद क्या संज्ञा होता है। पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञा होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला जो स्वरूप होता है द्विगु समास का वो होता है आपका समाहार द्विगु। क्या होता है, समाहार द्विगु। अब समाहार का मतलब होता है इकट्ठा या समूह या समेटना। ध्यान में रखिएगा, समाहार द्विगु का मतलब क्या होगा, इकट्ठा, समूह या समेटना होता है। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल है पंचवटी। क्या है, पंचवटी। हम बताते हैं 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार। देखिए कहीं कहीं पे मिलता है पंचवटी बहुब्रीहि समास में भी, लेकिन हम सबसे लास्ट में आपको एक क्लास लेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको अपवाद के बारे में। जितने भी समास के अपवाद हैं उस क्लास में हम आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी उसको हम दूर करेंगे। अब देखिए जो दूसरा होगा वो होगा आपका चौराहा। क्या होगा, चौराहा। अब चौराहा में आप 4 राहों का समूह बता सकते हैं, 4 राहों का समूह, वो आपका क्या होगा, चौराहा हो जाएगा। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा उत्तर पद प्रधान द्विगु। उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान द्विगु। अब देखिए अगर दूसरा है उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान द्विगु, तो जैसे एग्जाम्पल है आपका पंच प्रमाण। पंच प्रमाण यानी कितने प्रमाण हैं, 5 प्रमाण, 5 प्रमाण। तो यहां प्रधानता किसकी है, प्रमाण की है। किसकी, प्रधानता प्रमाण की है, लेकिन कितने प्रमाण हैं, 5 प्रमाण हैं। ऐसे दूसरा जो स्वरूप होगा वो आपका होगा क्या, पंचरत्न। क्या होगा, पंचरत्न होगा, यानी वो आपका 5 रत्न होगा। क्या होगा, 5 रत्न। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो द्विगु समास कितने प्रकार के होते हैं, द्विगु समास
समाहार द्विगु होता है और दूसरा क्या होता है, उत्तर प्रधान द्विगु। यानी जब कभी पूछे कि द्विगु समास के कितने प्रकार होंगे तो आप बताएंगे कि द्विगु समास 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, द्विगु समास 2 प्रकार का होता है। चलिए, जो तीसरा स्वरूप होगा वो हमारा होगा नए तत्पुरुष समास। कौन सा तीसरा जो स्वरूप होगा वो नए तत्पुरुष समास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगले स्वरूप की चर्चा करते हैं। समानाधिकरण में ही है, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। देखिए, नए का मतलब नकारात्मक से लेंगे। क्या लेंगे, नकारात्मक से। जब समासिक पद का विग्रह किया जाए और उस समासिक पद के पूर्व पद या तो आ से शुरू हो जाए और या तो अन से शुरू हो जाए, या तो आ से शुरू हो जाए या तो अन से शुरू हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नए तत्पुरुष समास होगा। यानी अगर आ से शुरू होता है तो अज्ञान होगा। क्या होगा, अज्ञान होगा आपका। दूसरा अन्याय होगा। अगर अन से शुरू होता है तो क्या हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। और जो अगला स्वरूप होगा वो आपका अनधिकार। अब देखिए, और एक स्वरूप और है, अगर बिन मिल जाए, बिन मिल जाए, यानी जो बिन का स्वरूप होगा वो हो जाएगा बिन देखा। क्या होगा, बिन देखा। यानी अज्ञान का मतलब ना ज्ञान, यानी निषेधात्मक मिला। निषेधात्मक है तो न है। अन्याय का मतलब जहां न्याय ना हो, ना मिल गया। तो अगर ना मिल गया तो न हुआ। अनपढ़ का मतलब होता है क्या, जो पढ़ा लिखा ना हो, ना पढ़। अनधिकार का मतलब क्या है, ना अधिकार, ना अधिकार। यानी जहां अधिकार ना हो अनधिकार। बिन देखा मतलब क्या होगा, बिना देखा, बिना देखा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका स्वरूप होगा, यानी अगर छोटा आ से शब्द शुरू है, अन से शुरू है और बिन से शुरू है, तो जान लीजिएगा वो आपका क्या होगा, नए तत्पुरुष समास। और नए तत्पुरुष समास हमेशा क्या होता है, निषेधात्मक होता है। क्या होता है, निषेधात्मक। इसका मतलब नकारात्मक ही होता है, यानी अज्ञान हो जाएगा, अन्याय। तो इस तरह से इसका स्वरूप हमेशा किस में आएगा, ना में आएगा। ठीक, तो इस तरह से बिना देखा या बिन देखा का मतलब क्या होता है, ना देखा। ठीक, तो इसके स्वरूप में ये आपका नए तत्पुरुष समास। देखिए अगला जो स्वरूप होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा, अलुक तत्पुरुष समास। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा होगा, अलुक तत्पुरुष समास। चलिए क्या होगा, अलुक तत्पुरुष समास। अब देखिए, जिस सामासिक पद का विग्रह किया जाए और उस सामासिक पद में पूर्व की विभक्ति का बोध ना हो, लिख लीजिए, सामासिक पद का विग्रह करने पर, सामासिक पद का विग्रह करने पर इसकी पूर्व पद की विभक्ति का, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता।
पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं। यानी जब समासिक पद का विग्रह किया जाता है अलुक तत्पुरुष समास में तो इसकी पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका युधिष्ठिर। क्या होगा? युधिष्ठिर। दूसरा जो हो जाएगा वो आपका होगा खेचर। तीसरा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सरसिज। क्या होगा? सरसिज हो जाएगा। तो जो युधिष्ठिर होगा वो क्या होगा? युद्ध में स्थिर। जो युद्ध में क्या रहे? स्थिर रहे, वही आपका युधिष्ठिर। देखा जाए तो पूर्व पद में बताओ विभक्ति लगा है कि नहीं लगा है? दूसरा खेचर, यानी खेचर का मतलब क्या है? आकाश में उड़ने वाला। खे का मतलब आकाश, आकाश में उड़ने वाला। तो देखिएगा पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है और इसका स्वरूप जो होगा वो सरसी प्लस जा में टूटेगा। और सरस का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। तालाब। और जा का मतलब क्या होगा? जन्मा। यानी तालाब में जो जन्मा हो वो क्या कहलाएगा? सरसिज कहलाएगा। यानी इसकी पूर्व पद की विभक्ति का लोप हुआ? नहीं हुआ। तो जब किसी सामासिक पद का विग्रह किया जाता है और उसके पूर्व पद में जो विभक्ति का लोप अगर नहीं होता है तो वह आपका क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास। कितने? अलुक तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हमने समानाधिकरण में आपको कितने स्वरूप बताए? आपको हमने कर्मधारय पढ़ाया, आपको हमने द्विगु पढ़ाया, आपको हमने नए तत्पुरुष समास पढ़ाया और हमने आपको अलुक तत्पुरुष समास पढ़ाया। देखिए वनडे एग्जाम में यहाँ तक चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हमको टीजीटी के लेवल तक जाना है, पीजीटी लेवल तक जाना है तो यहाँ से और हम बढ़ लेते हैं। यहाँ से हम बढ़ लेते हैं प्रादि तत्पुरुष होता है और यहाँ पे उपपद तत्पुरुष होता है और यहीं पर आपका मयूर संख्याद होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हम ऐसे आपको जनरली बता देते हैं कि उपपद क्या होता है और प्राद क्या होता है, तो वैसे देख लीजिए। लेकिन मयूर संख्यात जो होता है वो संस्कृत में पूछा जाता है, वो हिंदी में नहीं पूछा जाता। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो हम यहाँ तक अलुक तत्पुरुष समास का जो स्वरूप है वो हमने आपको बताया। चलिए अगला स्वरूप।